हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है बच्चों, वो है क्लास 12th के होम साइंस के चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन यूथ एंड एल्डरली का पार्ट 3। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियोस डाली हैं, एक पार्ट 1 है और एक दूसरी पार्ट 2 है। आज पार्ट 3 है। और पार्ट 1 में हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है यूथ के बारे में, क्योंकि देखिए 3 ग्रुप्स में 3 जो हैं वल्नरेबल ग्रुप जो है उसमें 3 ग्रुप्स को ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, जिसमें पार्ट 1 में चिल्ड्रन के बारे में, पार्ट 2 में यूथ के बारे में, और आज जो हम पढ़ेंगे पार्ट 3 उसमें पढ़ेंगे कि वाई आर द एल्डरली वल्नरेबल, यानी कि क्यों एल्डरली जो होते हैं वो भी वल्नरेबल होते हैं। तो इन इंडिया सीनियर सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव। देखिए सीनियर सिटीज़न इंडिया में 60 साल या 60 साल से जो ज़्यादा के लोग होते हैं उनको सीनियर सिटीज़न माना जाता है। 60 साल की एज में रिटायरमेंट हो जाता है, कहीं 65 में भी होता है। तो एक सीनियर सिटीज़न 60 साल की उम्र से माने जाते हैं। और पहले क्या होता था, पॉपुलेशन ऑफ ओल्डर पर्सन इंडिया की पहले इतनी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो जैसे जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ी है, तो जो एज जो एल्डरली लोग हैं उनकी जो वो भी बढ़े हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी इंडिया में देखने को मिली है। तो आफ्टर चाइना जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीनियर सिटीज़न है इन द वर्ल्ड। 2016 में द नंबर ऑफ एल्डरली जो है उनको एस्टिमेट किया गया 9% ऑफ द पॉपुलेशन। तो द स्पेशल फीचर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया क्या है कि 80% ऑफ देम जो हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं। एंड ज़्यादातर जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसमें महिलाएं देखने को मिलती हैं। एंड जो इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ ओल्ड और पर्सन अबव 80 ईयर्स भी हैं, वो भी एक तादाद बढ़ रही है। एंड द लार्ज परसेंटेज 30% ऑफ सीनियर सिटीज़न जो हैं वो बिलो पावर्टी लाइन, यानी कि उनकी जो गरीब लोग ज़्यादा हैं, मतलब जिनकी जो बिलो पावर्टी लाइन जीवन यापन करते हैं, तो उसमें 30% ऐसे सीनियर सिटीज़न हैं। फिर रीजंस वाई द एल्डरली आर वल्नरेबल ग्रुप, क्या रीज़न है कि जो ये एल्डरली लोग हैं वो वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। तो पहला रीज़न है कि फ़िज़िकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। तो हेल्थ एक मेजर कंसर्न है बहुत से इंडिविजुअल्स का। तो जो एल्डरली हैं वो मोर वल्नरेबल वो डिजीज़ के कारण ही हैं। तो इलनेस जो होती है उससे क्या होता है, डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं और उसकी वजह से वो डिपेंड हो जाते हैं। कुछ ऐसी हैं जो एज के हिसाब से भी डिसेबिलिटीज़ आती हैं, सच एज जैसे कि विजन का लो हो जाना, आईसाइट वीक होना, ब्लाइंडनेस होना या मोतियाबिंद हो जाना, और बहरापन आ जाना नर्व इम्पेयरमेंट की वजह से, या फिर अर्थराइटिस की वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाना। और इस तरह की जो ये ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स हैं इससे भी वो वल्नरेबल ग्रुप में आ जाता है। देखिए ऐसा होता है जब जो बूढ़े लोग हैं जब वो अपनी एज की वजह से सही से चल नहीं पाते हैं या सही से देख नहीं पाते हैं, या इस तरह की जो एज की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। अब जब वो डिपेंड हो जाते हैं तो कोई भी चीज़ का उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। और जो बहुत से ऐसे जो बड़े बूढ़े होते हैं जो वो किसी से अपना काम नहीं कराना चाहते, तो ऐसे में उनको अच्छा भी नहीं लगता और अब वो दूसरों पे डिपेंड भी हो जाते हैं। तो एक फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो भी एक रीज़न है बहुत बड़ा जो कि वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं एल्डरली। दूसरा है सोशल साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इशू। तो देखिए सोशल साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक इशू के अंदर आता है बहुत से ऐसे जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो लोनली फील करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, और इसी वजह से वो अब दूसरों पर अपने आप को बर्डन महसूस करते हैं। तो जब ऐसा भी होता है कि उनके ही जो वो पार्टनर होते हैं, मैरिज पार्टनर यानी हस्बैंड या फिर वाइफ, इनमें से किसी एक का ना होना, डेथ होने के कारण, तो वो अकेला फील करते हैं। अच्छा, उनके बच्चे जो होते हैं वो अपने फैमिली में मगन होते हैं,
तो इस तरह से बड़े बूढ़े जो होते हैं वो एक अकेलापन महसूस करते हैं। और उसके अलावा ये है कि जो अब जो है बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाने लगे हैं या आउट ऑफ कंट्री भी जाने लगे हैं, तो उससे क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो अकेले रह जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई अगर अपने घर से बाहर पढ़ने निकला है तो ये तो है नहीं कि पढ़ाई करके आके फिर से घर में रहने लगता है, वो वहीं कहीं जॉब और वहीं सेटल हो जाते हैं। तो इस तरीके से पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं, तो वो भी एक ऐसा रीज़न होता है इस चीज़ का। एंड उसके अलावा ये है कि अब जो है एक फैमिली का जो सिस्टम हो गया है, अब ज़्यादा जो रिवाज है वो स्मॉल साइज़ फैमिली का हो गया है। पहले क्या होता था, पहले लार्ज साइज़ फैमिली यानी कि जो जॉइंट फैमिली का ज़्यादा ट्रेंड था, लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत थी, एक दूसरों का सपोर्ट करते थे, तो इतना अकेलापन नहीं होता था। अब ज़्यादा है, अब स्मॉल साइज़ फैमिली का है। अगर पेरेंट्स जैसे किसी के पेरेंट्स जो हैं वो साथ में रह भी रहे हैं, तो जो उनके बच्चे हैं वो अपने वाइफ अपने बच्चों के साथ ऐसे मगन रहते हैं, उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको इस तरीके से अपनी लिविंग स्टेटस बना लिया है कि घूमने जा रहे हैं या फिर मूवी देखने जा रहे हैं या फिर और इस तरह के काम कर रहे हैं, कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने आप को उनके साथ रहते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। तो एक सोच में भी डिफरेंसेस आने लगे हैं। फिर और इसके अलावा है, आजकल लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि किसी के पास किसी की बात सुनने का टाइम नहीं है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं बूढ़े लोगों को स्ट्रेस में डालता है और वो अपने आप को अपने बच्चों पे बोझ समझते हैं। और यही जो रीज़न है, ये इस तरह की जो है यही रीज़न उनको जो है वो वल्नरेबल बनाता है। फिर है एजिंग जो है वो मोस्ट सोशल चैलेंज है, और ये it is necessary to create a social milieu that is sensitive to the इमोशनल नीड्स ऑफ द एल्डरली। देखिए ऐसा है, अभी तक आप जो एल्डरली पीपल के बारे में सुन रहे हैं, पर्सन के बारे में, तो आप सोच में ऐसा है कि बस बुढ़ापा बुरी चीज़ है, हर किसी के साथ बुरा होना है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी ओल्ड एज लोग हैं जो अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं और वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जो कि उनका जो है टाइम अच्छा स्पेंड होता है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है पैसे का। जो लोग अच्छे इकोनॉमिकली अच्छे हैं और जो लोग रिच हैं, तो उनका एक तरह से जो है वो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को एक इंगेज रखते हैं, कुछ ऐसे उसमें इन्वॉल्व रखते हैं चीज़ों में, अच्छी जगह रहते हैं, तो उन्हीं के साथ के लोग उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, फिर भी उनका इतना ज़्यादा बुरा वो नहीं पड़ता। कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो अपने बड़े बूढ़ों को नहीं ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी जो बिलो पावर्टी लाइन के लोग होते हैं उनको इस चीज़ पे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट दे लीड हेल्दी एंड फ्रूटफुल लाइफ। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एल्डरली पीपल हैं उनको इंश्योर करें कि वो एक हेल्दी और फ्रूटफुल लाइफ जिए, ताकि जो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन इन 1999 जो है वो अडॉप्ट की। अब है प्रोग्राम्स फॉर एल्डरली। देखिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो एल्डरली के लिए बनाए गए हैं, उसमें चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, लोकल बॉडीज़ हैं, जो उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम, लोकल बॉडीज़ आर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम फॉर एल्डरली इन इंडिया। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जैसे कि प्रोग्राम केटरिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ ओल्डर पर्सन, पार्टिकुलरली फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर टू द डेस्टिट्यूट एल्डरली। तो लोगों के लिए जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड करना, रोटी, कपड़ा, मकान और शेल्टर प्रोवाइड करना। तो प्रोग्राम है जो कि उनका रिलेशनशिप बना के रखे यूथ के साथ ओल्डर पर्सन का। एंड देन प्रोग्राम फॉर एनकरेजिंग एक्टिव एंड प्रोडक्टिव एजिंग। और उसके अलावा है कि रिसर्च, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस बिल्डिंग प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ एजिंग। ओल्ड एज होम्स जो कि प्रोवाइड करते हैं फूड, शेल्टर, केयर, रेस्पाइट केयर होम्स एंड कंटिन्यूअस केयर होम्स जो होते हैं,
वो ओल्डर पर्सन के लिए होते हैं जो कि रहते हैं ओल्ड एज होम्स में और वो काफ़ी बीमार रहते हैं, तो उनका एक स्पेशल नर्सिंग केयर और ये सब चीज़ें होती हैं। फिर मल्टी सर्विस सेंटर फॉर ओल्डर पर्सन जो कि डे केयर प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स प्रोवाइड करता है मेडिकल केयर ओल्डर पर्सन जो कि गाँव में रहते हैं या फिर ऐसे बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे मोबाइल मेडिकेयर यूनिट का मतलब है जैसे कि जो वैन्स वगैरह जाके जिसी के अंदर डिस्पेंसरी होती है तो वो घूमती हैं वैन्स में, इस तरह से वहीं पे सब कुछ होता है, उनका कैंप सा लगा देते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर आज देखेंगे। तो एक प्रॉपर एक मतलब एक टेम्प्रेरी तौर पे जो एक डिस्पेंसरी कह लीजिए इस तरह की, वो उसको बोलते हैं मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स। एंड डे केयर सेंटर्स फॉर अल्जाइमर्स डिजीज़ डेमेंटिया पेशेंट टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड डे केयर। तो अल्जाइमर मतलब जैसे कि भूलने की एक एज पे आके एक भूलने की सी बीमारी हो जाती है और ये थिंकिंग का जो विकास है वो थोड़ा कम होता है, तो उनको भी ऐसे लोगों को भी, ऐसे मरीजों को भी डे केयर सेंटर्स हैं जो प्रोवाइड कराते हैं फैसिलिटी। हेल्पलाइंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स हैं ओल्ड पर्सन के लिए। मेंटल हेल्थ केयर एंड स्पेशलाइज्ड केयर फॉर ओल्डर पर्सन जो कि मेंटल हेल्थ केयर इंटरवेंशन प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं एल्डरली को। डिसेबिलिटी एंड हियरिंग एड्स फॉर ओल्डर पर्सन, फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स हैं ओल्डर पर्सन के लिए, और ट्रेनिंग है केयर गिवर्स जो कि ट्रेनिंग ऑफ केयर गिवर्स है टू द ओल्डर पर्सन। अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन एंड केयर गिवर्स ताकि उनको जो है वो सेल्फ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, डिजीज़ मैनेजमेंट, प्रिपरेशन फॉर ओल्ड एज एंड प्रोडक्टिव एजिंग, ये सब है। उसके अलावा है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। देखिए नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में क्या है, ये जो है ओल्ड पर्सनस के लिए है जो कि डेस्टिट्यूट समझे जाते हैं, जिनके पास कोई अपना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, तो ऐसे में उनको जिनकी एज 65 ईयर्स से अबव होती है उनको जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है एज ए पेंशन, एंड द गवर्नमेंट कैन ऐड टू द अमाउंट फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। तो इस फील्ड में अगर किसी को करियर बनाना है तो वो इंचार्ज और मैनेजर हो सकता है सर्टेन एक्टिविटीज़ का इस फंक्शनिंग प्रोग्राम जो हमने अभी डिस्कस किए, या फिर इंस्टीट्यूशन में, या फिर सेटअप एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकता है प्रोग्राम फॉर यूथ, चिल्ड्रन और द एल्डरली। फिर इसको एज ए करियर परस्यू कर सकता है इन मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। फिर है एबिलिटीज़ एंड स्किल रिक्वायर्ड। देखिए फॉर सक्सेसफुल करियर इन मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर आपको इस इंस्टीट्यूशन में एक अपना सक्सेसफुल करियर बनाना है, प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली, तो वन शुड हैव, उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए एज ए प्लानर और मैनेजर एंड इवेलुएटर, और एंटरप्रेन्योर्स की भी स्किल होनी चाहिए, और नॉलेज होनी चाहिए जो भी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, या एल्डरली को कर रहे हैं, यूथ को कर रहे हैं, चिल्ड्रन को कर रहे हैं, जिस भी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, उनकी मोड्स ऑफ केयर की नॉलेज होनी चाहिए। फिर है सम इम्पॉर्टेंट स्किल्स टू बी डेवलप्ड आर। देखिए कुछ स्किल्स ऐसी हैं जैसे पीपल स्किल्स, तो उसमें क्या है कि रनिंग और वर्किंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग इंटरेक्टिंग विद द पीपल ऑफ डिफरेंट रोल्स। देखिए जब अगर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो अलग अलग तरह के लोगों से डील करना आना चाहिए, जैसे जिसमें कम्युनिटी है, कम्युनिटी से अगर अच्छे से जो ये प्रोग्राम है और इंस्टीट्यूशन है चिल्ड्रन के लिए, तो वो सक्सेसफुल तभी हो सकता है अगर कम्युनिटी भी इसके सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट को फील करे, यानी कि लोकल पीपल भी जो है इस कम्युनिटीज़ प्लानिंग में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, इम्प्लीमेंट करें और मदद करें। ये तो उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व हों,
और उसके अलावा ऑफिशियल्स इन द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं उनसे भी इंटरेक्ट करें, जिसके अंतर्गत वेरियस पर्पसेस के लिए इंक्लूडिंग फंडिंग है, फुलफिलमेंट है, अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स, पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उन अंदर आते हैं, लोग काम करते हैं, उनमें भी एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। तो खाली एक अपने आप से ये काम नहीं हो सकता, लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इस तरीके से अगर कम्युनिटी के लोगों से, प्राइवेट सेक्टर के लोगों से, गवर्नमेंट के लोगों से, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनसे एक अच्छी बातचीत, एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, तो ये सब पॉसिबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी आनी चाहिए इसमें कि जैसे कि कैसे फाइनेंस को हैंडल करना है, कैसे लोगों का रिक्रूटमेंट करना है। मतलब अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनको भी कुछ सही नॉलेज है नहीं है, या वो लोग कितने सही हैं। और अगर आप कोई रेंट पे ले रहे हैं तो आपको स्पेस का पता होना चाहिए, इक्विपमेंट्स के जो वहाँ यूज़ होंगे वो बाई करते वक्त ये पता होना, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और रिकॉर्ड्स भी मेंटेन रखने चाहिए। ये सब चीज़ों की एक नॉलेज भी ज़रूरी है। उसके अलावा है कि एस्पेक्ट्स टू कंसिडर फॉर स्टैब्लिशिंग ए सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो पीपल जो कि विश करते हैं, जो कि एक इस्टेब्लिश करना चाहते हैं न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको कुछ इन एस्पेक्ट को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि लोकेशन अप्रोप्रिएट हो, और टारगेट बेनिफिशरीज, यानी कि जिस चीज़ को भी वो टारगेट कर रहे हैं, जिस ग्रुप को भी, तो उसके बारे में सही नॉलेज हो। देन सर्विस, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस टू बी प्रोवाइडेड, फाइनेंसेस टू, और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सही फाइनेंसेस तो चाहे वो उनके अपने पास हैं, चाहे वो किसी से सपोर्ट ले रहे हैं। उसके अलावा है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ्स। जब भी किसी का भी स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो रहा है तो उनके अंदर जो स्टाफ है उनके अंदर का डिफरेंट स्किल्स हो, नॉलेज हो, ताकि वो इस प्रोग्राम को अच्छे से हैंडल कर सकें। हैंडलिंग फॉर्मेलिटीज़ ऑफ रजिस्टरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम एंड इम्प्रूविंग द एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन पीरियोडिक इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, यानी कि सही से ऑर्गेनाइजेशन कैसे चले, उसके इम्प्लीमेंट उसका हो, और उसके अलावा टाइम टू टाइम उसका इवैल्यूएशन हो, उसका फीडबैक, ये सब चीज़ों की जो है ये ज़रूरी हैं। जब रिक्रूटमेंट हो रहा है स्टाफ का, ये सब आना चाहिए। और एक हैव विजन अबाउट द एम एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द नीड्स ऑफ द टारगेट ग्रुप। और हमेशा यही एक विजन होना चाहिए, एक एम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाने से पहले, उसे स्टार्ट करने से पहले, कि जो भी टारगेट ग्रुप है उसकी नीड्स जो हैं नीड्स तरीके से उसको मिल जाएं। मतलब जिस भी ग्रुप के बारे में ये बात की गई है। अब है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। देखिए, एक तो ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट हों इन होम साइंस, सोशल वर्क और इन एनी सोशल सर्विस सब्जेक्ट में। फिर है उसके अलावा कि पोस्ट ग्रेजुएट हों रिलेटेड डिसिप्लिन में, और उसके अलावा है कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन एनजीओ मैनेजमेंट, और उसके अलावा है डिप्लोमा इन यूथ डेवलपमेंट वर्क। तो ये सब चीज़ क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है अगर इस फील्ड में कुछ अपना करियर बनाना है। उसके अलावा है स्कोप। A variety of career possibilities exist in this field according to the educational qualification, types of program one wish to join, interest and inclination etc. तो इसमें करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर ये क्वालिफिकेशन सही है, प्रोग्राम को अच्छे से हैंडल करने की विश है, तो एक कोई भी इसको इंटरेस्ट के साथ ज्वाइन कर सकता है। करियर एवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, करियर एवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में कैन सेटअप योर ओन इंस्टीट्यूशन फॉर सर्विस टू एनी टारगेट ग्रुप। कोई भी टारगेट ग्रुप है, चाहे उसमें यूथ है, चिल्ड्रन है या एल्डरली है, अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई भी, जैसे ओल्ड एज होम्स होते हैं तो ओल्ड एज के लिए खोलना है, या फिर बच्चों के लिए कोई ऐसा खोलना है, अनाथ आश्रम खोलना है, तो एक वो कोई भी ग्रुप है तो उसको जो है वो इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा है कैन वर्क एज ए मैनेजर। इस ग्रुप जो भी कोई इंस्टीट्यूशन खुला है उसको चलाने के लिए एज ए मैनेजर काम कर सकते हैं। कैन बी फंक्शनरी एट एनी लेवल, और किसी भी लेवल पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा कैन वर्क एज ए रिसर्च कंसल्टिंग, और रिसर्च कंसल्टिंग के तौर पे भी, या इवेल्युएटिंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स के तौर पे भी काम किया जा सकता है। तो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा
कि हमने इस पार्ट 3 में क्या पढ़ा है। पार्ट 3 में हमने जो है वो एल्डरली क्यों वल्नरेबल ग्रुप होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, और उनसे रिलेटेड कौन से प्रोग्राम्स चले हैं उनके बारे में पढ़ा है। अगर हमें और ज़रूरत है इससे रिलेटेड इसमें ऑर्गेनाइजेशन में या इस तरह के को अपना प्रोफेशन बनाने की, तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है ये पढ़ा, और क्या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है इसके बारे में पढ़ा। तो इस लेसन में हमने 3 ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, चिल्ड्रन, यूथ और एल्डरली, कि वो क्यों, वाई दे आर वल्नरेबल, और क्या सरकार ने उनके लिए प्रोग्राम चलाए हैं, क्या वैसे उनके लिए प्रोग्राम चले हैं, और कैसे, ये सब इस हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जिसने मेरी इससे पहले जो ये पार्ट 1 है पार्ट 2 है नहीं देखे हैं वो भी देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा जितना हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। और इसके अलावा मैं अब इस लेसन का और बाकी और भी जो लेसन रह गए हैं, जो मैंने 1 से 7 तक पढ़ा दिए हैं और 10 भी पढ़ा दिया है, तो वो ये सब जितने भी अभी हाफ ईयरली में आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि हाफ ईयरली से पहले मैं एक क्विक रिवीजन की वीडियोस भी डाल दूँ हर लेसन की। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, आपके एग्ज़ाम्स में भी मैं आपके साथ रहूँगी, और जितना हो सकेगा आपके साथ रहूँगी, आपकी मदद करूँगी, आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और जितना हो सके मुझे प्यार दीजिए। थैंक यू।